हेलो एवरीवन, वेरी वार्म एंड वेरी चेयरफुल वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं यशस्वी व्यास फ्रॉम प्री मेडिकल डिपार्टमेंट। आप सभी का इस आज के वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जूलॉजी का एनिमल किंगडम। राइट, ये जो टॉपिक है लिटिल बिट सभी बच्चों के लिए कंपैरेटिवली टफ माना जाता है, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी होती है। इसीलिए लिटिल बिट बच्चे मानते हैं कि मैम ये टॉपिक थोड़ा सा बहुत बोरिंग है, समझ में नहीं आ रहा है, लाइक दैट। राइट, तो इसीलिए आज हम बहुत क्रिस्प तरीके से बच्चों इस चैप्टर को लेते हुए चलेंगे, ताकि बहुत सारी चीज़ें आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन मानते हैं थोड़ा सा बोरिंग इसलिए माना जाता है क्योंकि बच्चे याद नहीं कर पाते, बट इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जो सारा एनिमल किंगडम है, पूरा जो संसार है, वो इसी में छुपा हुआ है। राइट, तो आज हम बहुत सारी चीज़ें लेके हुए चलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में दिया हुआ है बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। राइट, तो आज के लेक्चर में जो आपका लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, उसमें हम केवल बेसिक्स की बात करेंगे और बेसिक्स को आगे बढ़ाते हुए फिर 1 बाय 1 जो है हम आगे के लेक्चर्स पे प्रोसीड करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, लाइक दैट, उस तरीके से हम आगे मूव करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है। राइट, तो देखिए एनिमल किंगडम, बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। ये बहुत अच्छा चांस है बच्चों आपके लिए, क्योंकि कंपैरेटिवली जो ज़्यादातर लेक्चर्स होते हैं उनमें आपको इंग्लिश में बताया जाता है, बट आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी मीडियम का लेक्चर। राइट, ताकि आप सभी इस लेक्चर को देखने के बाद में आपके पास में 0% का भी चांस नहीं रह जाए कि मैम हमें समझ में नहीं आया है। राइट, तो आज हम बहुत अच्छे तरीके से चलने वाले हैं बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताती हूँ इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो देखिए एनिमल किंगडम, बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकी या फिर टैक्सोनॉमी। होती क्या है ये टैक्सोनॉमी? तो देखिए, जो हमारा वर्ल्ड है, लाइक पूरा जो संसार है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, कई अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है। आप प्लांट्स में देख लीजिए, आप एनिमल्स में देख लीजिए, या फिर मैं किसी और चीज़ की भी बात कर लूँगी, तब भी बहुत सारी डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है। तो इन सभी डाइवर्सिटी को ठीक तरीके से समझने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने, बहुत तरह के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग उन सभी एनिमल्स को या प्लांट्स को, आप या जो भी आप चीज़ कहना चाहते हैं, उन सभी को अलग अलग कैटेगरी में, यानी कि अलग अलग समूहों में बांट दिया। समूह में या फिर कैटेगरी में हम किसी भी चीज़ को क्यों बांट देते हैं बच्चों? बिकॉज ताकि उसकी स्टडी हमारे लिए कंपैरेटिवली ईजी बन जाए, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ। अगर मैं आपसे बोलूँगी कि एक पेज में बहुत सारी चीज़ें लिख के मैं आपको दे देती हूँ और फिर मैं आपसे बोलूँगी इसको फटाफट से याद करके सुनाओ मुझे, तो आप कहोगे कि मैम ये तो बहुत ज़्यादा है, समझ में नहीं आ रहा है, इस तरीके से। बट जब मैं उनको आपको पॉइंट्स की फॉर्म में बताऊँगी, ठीक है, या फिर मैं उनको किसी भी मोल्ड तरीके से, बहुत इजी तरीके से बता देती हूँ, तो आप कहेंगे मैम हाँ समझ में आ गया हमको। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने भी क्या किया, साइंटिस्ट ने उनके कैटेगरी के अनुसार, या फिर आप कह सकते हैं उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे, कैरेक्टर को बोलते हैं हम हिंदी में लक्षण, तो उनके लक्षण के बेसिस पे उनको क्या कर दिया, वर्गीकृत कर दिया, यानी कि क्लासीफाई कर दिया। समझ में आ रही होगी मेरी बात आपको? तो सबसे पहले वर्गीकी या टैक्सोनॉमी होती क्या है? शाखा जो नामकरण, नॉमेनक्लेचर, वर्गीकरण तथा इनके सिद्धांतों के अध्ययन से संबंधित होती है। इसमें क्या करते हैं हम? एनिमल्स का नामकरण, उनका नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे, उनके क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, प्लस उनके सिद्धांत के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उनको क्लासीफाई कर देते हैं। क्या क्या है यहाँ पे? नामकरण, वर्गीकरण और उनके सिद्धांत के बेसिस पे। राइट, ये तो बात आपको समझ में आ गई कि क्लासिफिकेशन क्या है, वर्गीकरण क्या है। बट जब हम किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं तो हमारा एक यूँ मान सकते हैं आप, हमारा एक लक्षण के बेसिस पे या फिर किसी भी कैटेगरी के बेसिस पे हम उसको डिवाइड करते हैं। राइट, तो देखिए यहाँ पर जब साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को या फिर जीवों को, एनिमल्स को जब डिवाइड किया, तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स बनाए। पॉइंट्स का मतलब कुछ बेसिक्स बनाए, कुछ आधार बनाए, जिसके आधार पर उन्होंने उनको क्लासीफाई किया। तो कुछ आधार यहाँ पर दिए हुए हैं, बाकी के आधार भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे वर्गीकरण के आधार में फर्स्ट है कोशिकाओं की व्यवस्था। राइट,
क्या है? कोशिकाओं की व्यवस्था। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नेक्स्ट है शरीर सम्मिति। शरीर सम्मिति का मतलब क्या है? सिमेट्री, राइट। सिमेट्री। बच्चों ये जो टर्म्स आ रही है ना, ये सारी टर्म्स के बारे में हम डिटेल में आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये लेक्चर जो आपके लिए प्रिपेयर किया गया है, ओवरऑल इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन के पहले, जब हम क्लासिफिकेशन में पढ़ने लगेंगे तो उसके पहले बहुत सारी टर्म्स आएंगी। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको आज का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आपको आगे की चीज़ें समझ में कम आ पाएंगी, क्योंकि जब मैं आपसे बोलूँगी कि इनमें ये इस टाइप की सम्मिति होती है, इस टाइप की सिमेट्री होती है, तो आपने अगर आज का लेक्चर नहीं देखा है तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो नेक्स्ट देखिए प्रगुहा की प्रकृति। प्रगुहा की प्रकृति यानी कि सीलोम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये लेक्चर हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के लिए बेनिफिट होने वाला है, फ्रूटफुल होने वाला है, बिकॉज मैं कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं तो अपनी एनसीईआरटी को लेके बैठिएगा और मैं जो भी सारी चीज़ें बता रही हूँ तो रिलेट करते करते आप याद करते जाइएगा, बिकॉज चीज़ें चेंज नहीं होती है, केवल लैंग्वेज चेंज होगी, राइट। तो ये बात आप समझ ही सकते हैं। अंग तंत्र के प्रारूप जैसे पाचन, परिसंचरण एवं प्रजनन तंत्र। पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम, परिसंचरण सर्कुलेटरी सिस्टम एंड प्रजनन तंत्र मीनिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये कुछ बच्चों बेसिक्स देखे, कुछ आधार देखे, जो कि किसके आधार थे? वर्गीकरण के आधार थे। इसके आधार पर क्या किया? साइंटिस्ट ने एनिमल्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर दिया, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। देखिए अब फाइन। तो देखिए एनिमल किंगडम बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जंतु जगत के 11 प्रमुख संघ। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में जस्ट बोला था, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारी डाइवर्सिटी है, अगर मैं एनिमल्स की डाइवर्सिटी की बात करूं तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे, उनके लक्षण के बेसिस पे साइंटिस्ट ने उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, राइट। तो यहाँ पर कुछ आप एनिमल किंगडम के, जंतु जगत के कुछ संघ देख सकते हैं। संघ का मतलब क्या है बेटा? उनके, जब आप एक साइंटिस्ट थे R.H. विटेकर, ठीक है, उन्होंने भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ऑल्दो उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको इतना सा बताना चाह रही हूँ कि जो एनिमल किंगडम के ये जो आपको 11 संघ दे रखे हैं, इंग्लिश में इनको बोलते हैं हम फाइलम, राइट। संघ को हम बोलते हैं फाइलम। तो यहाँ पे 11 मेन संघ हैं, फाइलम है, जिसके अंदर कई सारे एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट नंबर की, यानी कि पॉरीफेरा की, राइट। तो पॉरीफेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल्स प्रेजेंट है, उनके पास में समान प्रकार के लक्षण होंगे, समान प्रकार की आकारिकी होगी, समान प्रकार का कोई सा भी तंत्र प्रेजेंट होगा। ठीक उसी तरीके से नीड एरिया, जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई ग्रुप है, राइट, ये हमारा कोई ग्रुप है। समझ में आ गई आपको बात? तो जैसे कि मान लीजिए अब मैं लेती हूँ यहाँ पर ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, मैं अभी सिर्फ इन्हीं की बात कर रही हूँ, A, B, और जैसे कि मैंने अब ले लिया यहाँ पर C, राइट। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको क्लासिफिकेशन की जो पहली सीढ़ी आप उसको समझ पाए, ठीक है। तो देखिए A, B, C, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब हमको क्या करना है? अगर मैं आपसे बोलूँगी कि इन सभी के बारे में जान के मुझे बताइए, तो आपको थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बट आप क्या करेंगे? स्मार्ट तरीके से आप क्या करेंगे? जो सेम कैरेक्टर, जैसे कि मान लीजिए एक क्लास है कोई, ठीक है, उसमें A टाइप के स्टूडेंट्स हैं, B टाइप के स्टूडेंट्स हैं एंड C टाइप के स्टूडेंट्स उनके अंदर प्रेजेंट है। तो अब आपको क्या करना है? इनको क्लासीफाई करना है। तो जैसे कि मान लो कोई भी स्कूल में एक्टिविटी वगैरह होती है तो हम क्या करते हैं?
जो डांस में बेस्ट है हम उसको अलग कर दिया, सेपरेट कर लिया। जो कि सिंगिंग में बेस्ट है हमने उसको अलग कर दिया। जो कि मान लीजिए डिबेट वगैरह में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है तो हमने उसको अलग कर दिया। तो ठीक उसी तरीके से बेटा क्या किया साइंटिस्ट ने, ठीक उसी तरीके से साइंटिस्ट ने क्या किया, उनमें जो सेम टाइप का जो सिस्टम प्रेजेंट था, सेम टाइप के जो लक्षण प्रेजेंट थे, उनके आधार पर उनको अलग 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 कर दिया। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल सा बेसिक जो कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं। फर्स्ट पॉरीफेरा, निडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा, या फिर इसको आप बोल सकते हैं सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो देखिए पॉरीफेरा में साइकन वगैरह, स्पॉन्जेस वगैरह आते हैं, ऑल्दो हम इनके बारे में बहुत अच्छे से आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पॉरीफेरा ये आ गए हैं। निडेरिया को सिलेंट्रेटा भी बोला जाता है, ये सिलेंट्रेटा है। ये टीनोफोरा है। प्लेटीहेल्मिन्थीज जिनकी बॉडी बिल्कुल प्लेन होती है, ये वही है। ये एस्केहेल्मिन्थीज है, इसमें एस्केस वगैरह आएंगे। ठीक है, ये एनिलिडा है, सेगमेंटेड खंडी भवन इनमें पाया जाता है। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा में क्या होते हैं, जो भी सारे इंसेक्ट होते हैं, जो भी सारे कीट होते हैं वो किस में आते हैं, ऑर्थोपोडा में। आपको कॉकरोच नजर आ ही रहा है यहाँ पर। मोलस्का, मोलस्का में जो सॉफ्ट बॉडी होती है, कोमल शरीर जिनका पाया जाता है, वो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं। इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश वगैरह इसमें आती है। हेमिकॉर्डेटा एंड लास्ट में कॉर्डेटा, राइट। कॉर्डेटा में ये जो आपको नजर आ रहा है, ये एव्स है, बर्ड्स है, पीस और जो है पीसीज है। आगे इसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे क्योंकि कॉर्डेटा भी एक वास्ट क्लासिफिकेशन है, इसका बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो आई थिंक ये स्लाइड आपको बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, तो देखिए पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। मैं वैसे सभी बच्चों को बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर पॉरीफेरा, पी, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। टीनोफोरा को भी किस तरीके से लिखा जाता है, इसकी स्पेलिंग होती है टीनोफोरा, राइट। टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। कैसे याद करेंगे आप, PCCP, AAAMEHC। ठीक है, PCCP, AAAMEHC, PCCP, AAAMEHC। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि आपको उल्टे सीधे तरीके से इनको याद कर लो, नहीं। पहले पॉरीफेरा याद कर लिया, फिर कॉर्डेटा याद कर लिया, फिर टीनोफोरा याद कर लिया, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज ऐसे याद कर लिया, नहीं। इनको आपको सीक्वेंस में ही याद करते हुए जाना है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक बताई है कैसे, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई ट्रिक बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं, नो इश्यूज। बट अगर आप चाहें तो ये ट्रिक भी फॉलो कर सकते हैं। PCCP, AAAMEHC। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये सारा बता दिया मैंने आपको। अब क्वेश्चन आता है कि मैम हम इनको सीरीज वाइज ही क्यों याद करें, हम उल्टा सीधा इनको क्यों नहीं याद कर सकते। बिकॉज बच्चों होता क्या है कि जैसे जैसे ये जो पॉरीफेरा है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये सब क्या होते हैं, ये निम्न कशेरुकी प्राणी होते हैं, यानी कि इतने ज्यादा डेवलप नहीं होते, निम्न कशेरुकी प्राणी इनको माना जाता है। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इनको मैं क्या बोलूंगी, इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि अकशेरुकी प्राणी। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, ठीक वैसे वैसे क्या करें, इनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, जटिलता बढ़ती गई। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसको इसी सीक्वेंस में याद करते हुए आगे चलना है। तो बच्चों आज हम बात करते हैं वो हमारे मेन सिस्टम की, जो कि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो देखिए नेक्स्ट, सबसे पहले संगठन के स्तर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर कौन सा टाइप का प्रेजेंट होता है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया, जस्ट जो लास्ट स्लाइड थी उसमें मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप आगे मूव करते जाएंगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जटिलता भी बढ़ती
जाएगी। पॉरीफेरा से सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी, एस्केप इनकी तरफ जाएंगे तो पहले तो क्या होगी, जटिलता कम होगी, कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, बट जैसे जैसे अब आगे मूव करते जाएंगे ठीक वैसे वैसे जटिलता भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, वो कैसे बढ़ती जाएगी आपको ये पता पड़ जाएगा। तो देखिए बच्चों, संगठन के स्तर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय स्तर का संगठन, सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए सभी, यहाँ पर आपको पता है, आपको ये चीज पता है कि आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो हमारी पूरी बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल से मिलकर बनी होती है, कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती है तो वो क्या समूह बन के क्या बनाती हैं, वो टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, वो ऑर्गन बनाते हैं, यानी कि अंग बनाते हैं। अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं, और अंग तंत्र मिलकर ही कॉम्प्लेक्स बॉडी का फॉर्मेशन वो कर लेता है, निर्माण वो कर लेता है। राइट, तो देखिए यहाँ पर सेल्स मिलकर क्या बनाएंगी, टिश्यूज। रुकिए मैं इसको हिंदी में लिखती हूँ अभी। कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करेंगी, कोशिकाएं मिलकर निर्माण करेंगी ऊतकों का, यानी कि टिश्यूज का। ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे, ऊतक मिलकर बनाएंगे अंग। राइट, और अंग मिलकर क्या बनाएंगे, अंग तंत्र। अंग तंत्र और अंग तंत्र मिलकर क्या बनाएगा, पूरे कंप्लीट बॉडी का निर्माण, यानी कि शरीर का निर्माण वो कर लेगा। समझ में आ गई होगी आपको बात। राइट, तो मैं यही चीज आपको समझाना चाह रही हूं, तो याद रखिएगा। फाइन, तो कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएंगी, ऊतक। ऊतक मिलकर बनाएंगे अंग। अंग मिलकर बनाएंगे अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलकर पूरी क्या बनेंगी, कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन, निर्माण होगा। तो यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे का मतलब जब भी मैं आपसे बोलूं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उसका मीनिंग क्या है, हम यहाँ पर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये जो आपको नंबरिंग दिख रही है ना 1 2 3 4, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। राइट, तो देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है कोशिकीय स्तर का संगठन। कोशिकीय स्तर का संगठन यानी कि वे जीव, वे प्राणी जिनके अंदर कोशिकीय प्रकार का संगठन उपस्थित है, यानी कि उनकी पूरी बॉडी के अंदर सेल्यूलर लेवल का ही, यानी कि कोशिकीय स्तर का ही संगठन उपस्थित होता है। तो कोशिका समुच्चय रूप में व्यवस्थित होती है। यहाँ पर क्या है, कोशिकाएं जो है समुच्चय रूपों में उपस्थित होती है। तो बेसिकली यहाँ पे बात किसकी चल रही है, केवल सेलुलर लेवल की। तो यहाँ पर सेलुलर लेवल किस में प्रेजेंट होता है, केवल बेटा स्पंज में, स्पंजेस में। ठीक है, स्पंजेस में कौन से आते हैं, स्पंजेस में आते हैं पॉरीफेरेंस। राइट, तो स्पंजेस में कौन आते हैं, पॉरीफेरेंस आते हैं। बात समझ में आ गई। तो कोशिकीय स्तर का संगठन किस में उपस्थित होगा, स्पंज में। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऊतक स्तर का संगठन, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक जटिल होती है। अधिक जटिल का मतलब क्या है, कोशिकीय स्तर से जटिल होगी। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण कर लिया, उन्होंने निर्माण कर लिया है ऊतकों का, यानी कि किसका, टिश्यूज का निर्माण उन्होंने कर लिया है। समझ पा रहे हो मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं, समझ में आ रही होगी ये सब बातें। तो कोशिकाएं मिलकर बनाएंगी ऊतक, यानी कि कोशिकाओं के अंदर क्या बढ़ चुकी है, जटिलता बढ़ चुकी है, और वो किसका निर्माण कर चुके हैं, ऊतकों का। तो ऊतकों के अंदर जिनमें कि वे जीव जिनमें कि ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतक स्तर का संगठन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं ऊतक स्तर का संगठन, यानी कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। तो इसमें बात करी कि किसकी हमने, तो कोशिकीय स्तर का किसमें प्रेजेंट होगा, पॉरीफेरा में। राइट, निडेरिया और टीनोफोरा में कौन सा प्रेजेंट होगा, जल्दी से बताइए,
टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऊतक प्रकार का शरीर संगठन। वेरी गुड। आई थिंक आपको साथ साथ में याद भी करते जाना है हमको, है ना। तो देखिए ऊतक स्तर का संगठन, बात समझ में आ गई। क्या होगा यहाँ पे थोड़ा सा अधिक, कोशिकाओं की व्यवस्था क्या है, यहाँ पे कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक जटिल होती है और यहाँ समान कार्य करने वाली कोशिकाएं ऊतकों में व्यवस्थित होती है। बात समझ में आ गई। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सी, अंग स्तर का संगठन, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्या बन चुका है, अब ऊतकों ने मिलकर क्या बना लिए हैं, अंग बना लिए हैं। तो अंग स्तर का संगठन में पाया जाता है ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जहां ऊतक एक दूसरे के साथ समूहित होकर क्या बनाएंगे, एक दूसरे के साथ में समूहित होकर वो बनाएंगे, ऊतक एक दूसरे के साथ समूहित होकर अंग का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि अंग बनाते हैं। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि कोशिकाएं मिलकर बनाएंगी ऊतक, ऊतक मिलकर बनाएंगे अंग, तो अंग तंत्र प्रकार का शरीर संगठन किसमें प्रेजेंट होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से उच्च संघों के सदस्यों के अंदर ये पाया जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस का मतलब क्या हुआ, जल्दी से बताइए। ये चपटे क्रमी, प्लेटीहेल्मिन्थेस को क्या बोला जाता है, चपटे क्रमी बोला जाता है, राइट। यहां पे लिख देते हैं हम चपटे क्रमी, यानी कि जिनकी बॉडी कैसी है, जिनकी बॉडी की क्या है, जिनकी बॉडी है चपटी। नेक्स्ट देखिए, अंग स्तर के बाद में आएगा अंग तंत्र स्तर का संगठन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कार्यात्मक तंत्र बना लिया जाएगा, यानी कि अंग समायोजित होकर कार्यात्मक तंत्र का निर्माण कर लेते हैं और प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य से संबंधित होता है। यह प्रारूप अंग तंत्र स्तर का संगठन कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है, एनीलिडा। तो अंग स्तर का संगठन कहाँ तक पाया जा रहा था, प्लेटीहेल्मिन्थेस व कुछ अन्य संघों के सदस्यों के बीच में। बट अंग तंत्र ऑर्गन सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है, एनीलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और पृष्ठरज्जुकी के अंदर पाया जाता है। बात समझ में आ गई होगी। तो ये बात करी हमने किसकी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर पे आता है यहाँ पर पाचन पथ, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम आप इसको कह सकते हैं। तो पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन पथ वह मार्ग है जहां भोजन व अवशोषण के लिए, जहां भोजन को पाचन अवशोषण के लिए ग्रहण किया जाता है, वही क्या कहलाता है, पाचन पथ कहलाता है। तथा अपचित भोजन का निष्कासन किया जाता है। जो फूड हम खाते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, उसका पाचन होता है, डाइजेशन होता है, साथ में एब्जॉर्प्शन होता है। बट जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, उसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है, अर्थात हमारी बॉडी से उसको निष्कासित कर दिया जाता है। तो देखिए, तो ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, कौन कौन से, एक तो होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं हिंदी में बात करूं तो अपूर्ण पाचन तंत्र और पूर्ण पाचन तंत्र। अपूर्ण पाचन तंत्र का मतलब क्या है कि जिनके अंदर, अपूर्ण पाचन तंत्र का मतलब है जिनके अंदर डाइजेशन के लिए एक सिंगल ओपनिंग होती है, किसके लिए, इनटेक करने के लिए, भोजन को ग्रहण करने के लिए और भोजन को, अपचित भोजन को बाहर निकालने के लिए केवल एक सिंगल ओपनिंग, एक सिंगल गुहा या फिर बोल सकते हैं ओपनिंग पाई जाती है। तो वो क्या होता है, वो होता है अपूर्ण पाचन पथ। बात समझ में आ रही है? तो पढ़िए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है मुख नामक एक एकल द्वार युक्त पाचन पथ होता है, जो भोजन को ग्रहण करने के समान ही
अपचित भोजन का निष्कासन कर लेता है। बात समझ में आई होगी आपको। बात क्या समझ में आई? बात ये समझ में आई हमारे कि जो अपूर्ण पाचन तंत्र है, यानी कि जिसके पास में जो इनकम्प्लीट है, उसके पास में केवल एक सिंगल ओपनिंग, एक सिंगल पाचन पथ, यानी कि एक सिंगल एकल द्वार ही होता है, जिससे खाना भी खाया जाएगा और जिससे अपचित भोजन को बाहर भी निकाला जाएगा। तो दोनों काम करने के लिए सिर्फ एक सिंगल गेट है, उस सिंगल गेट से ही खाना अंदर भी आएगा और खाना भोजन बाहर भी जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही है मेरी बात? तो यही सारी चीजें क्या कहलाती है? पाचन पथ अपूर्ण, यानी कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सिलेंट्रेटा एवं चपटे कृमियों के अंदर। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, इसके जस्ट अपोजिट पूर्ण पाचन तंत्र, यानी कि कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें खाने के लिए, इंटेक करने के लिए, भोजन को ग्रहण करने के लिए अलग ओपनिंग होगी और भोजन को बाहर निकालने के लिए अलग ओपनिंग होगी। तो दोनों काम करने के लिए दो ओपनिंग्स है। इसके लिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? पूर्ण पाचन तंत्र, यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आ गई बात? अपूर्ण क्यों बोल रहे थे? क्योंकि यहाँ पे सिंगल ओपनिंग थी। यहाँ पर कंप्लीट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पास में दोनों ओपनिंग से काम करने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भोजन के अंतःग्रहण के लिए मुख तथा मल द्वार के निष्कासन के लिए एनस यानी कि क्या बोलते हैं हम? हिंदी में इसको बोलते हैं गुदा और इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको एनस। माउथ से लेके एनस तक की पूरी जो सिस्टम होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? पूर्ण पाचन पथ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसमें? गोलकृमि से लेकर स्तनधारियों तक मिलता है। गोलकृमि का मतलब क्या होता है? जो मैंने आपको एसके हेलमिंथेस बताए थे, राइट? एक तो बताया था मैंने आपको चपटे कृमि का मतलब प्लेटी हेलमिंथेस, प्लेट नुमा, बिल्कुल प्लेट है। जब गोलकृमि बात करेंगे तो गोलकृमि का मतलब क्या होता है? एसके हेलमिंथेस, यानी कि जिनकी बॉडी कैसी होती है? जिनकी बॉडी होती है गोल, अर्थात इनको इसलिए क्या बोला जाता है? गोलकृमि बोला जाता है। तो कहाँ तक मिलेंगे ये? स्तनधारियों तक, यानी कि मैमल्स तक, राइट? जिन मैमल्स तक ये प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर आता है परिसंचरण तंत्र, राइट? परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आप सभी जानते हैं, ये ऐसा तंत्र है जो शरीर में रक्त के नियमित प्रवाह में भाग लेता है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र ये दो प्रकार का होता है, बंद और खुला। बंद का मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और खुला का मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है? ऐसा सिस्टम जब जिनके अंदर जो रक्त है वो वेसल्स के अंदर, कैपिलरीज के अंदर, यानी हिंदी में अगर मैं बात करूं तो केशिकाएं के अंदर केशिकाएं उपस्थित होती है। रक्त शरीर की कोशिकाओं के संपर्क में, मैं आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ जो चीजें आपको याद करनी है। तो रक्त शरीर की कोशिकाओं के प्रत्यक्ष संपर्क में आए बिना ही रक्त वाहिनियों में आए बिना ही रक्त वाहिनियों में स्पंजी संचरित होता है और रक्त केशिकाएं उपस्थित होती है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है इसकी, रक्त केशिकाएं इनमें उपस्थित होती है। इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र। यानी कि जो फ्लूइड है, जो भी फ्लूइड है, राइट? एग्जाम्पल अगर मैं ब्लड की बात करूं या जो भी है, रक्त जो है, तो रक्त किसके अंदर बंद होता है? वो केशिकाओं के अंदर भरा हुआ होता है। यानी कि जो ब्लड है वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में नहीं है? वो डायरेक्टली रक्त वाहिनियों में बंद है। डायरेक्टली वो रक्त शरीर की कोशिकाओं के प्रत्यक्ष संपर्क में आए बिना ही रक्त वाहिनियों में परिसंचरित होता है। यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट में वो नहीं होता है। वो किसके कांटेक्ट में होता है? वो वाहिनियों यानी कि केशिकाओं के कांटेक्ट में वो होता है। अर्थात इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? बंद परिसंचरण तंत्र
कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसमें, एनिलिडा और कॉर्डेटा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम अब खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कि ओपन है, खुला हुआ है, यानी कि इसके अंदर किसी प्रकार की कोई केशिकाएं उपस्थित नहीं है, अर्थात जो रक्त है वो प्रत्यक्ष ही सीधे ही कांटेक्ट में होता है सेल्स के, कोशिकाओं के, क्योंकि यहाँ पर तो कोई बंद कोशिकाएं है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हमने देखा था कि रक्त वाहिनियां जो है यहाँ पे शरीर की कोशिकाएं उपस्थित है, तो जो ब्लड है, जो रक्त है, उसके अंदर उपस्थित है, बट ये तो खुला हुआ है, यहाँ पे तो डायरेक्टली कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्टली कांटेक्ट में आती है, यानी कि सीधे ही संपर्क में आ जाती है, सीधे ही संपर्क में रक्त होता है। तो यहाँ पर जो कैविटीज प्रेजेंट होती है, जो गुहाएं प्रेजेंट होती है, उनको खुले अवकाशों को क्या बोला जाता है, लैक्यूने या फिर कोटर बोला जाता है। तो रक्त खुले अवकाशों में होता है, रक्त खुले अवकाश में, जैसे कि उनको क्या बोला जाता है, लैक्यूने एवं कोटर। साथ में देखिए यह प्रत्यक्ष रूप से कोशिकाओं को डुबा देता है, यानी कि इनमें क्या होती है, इनमें रक्त कोशिकाएं अनुपस्थित होती है, अर्थात ये कैसा होता है, ये होता है कम दक्ष, जबकि ये कैसा होता है, ये होता है अधिक दक्ष। बात समझ में आ गई। तो एग्जाम्पल क्या है खुले का, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का, ऑर्थोपोडा और मोलस्क का, राइट। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। बंद का मतलब क्या है, जिनमें की केशिकाएं उपस्थित होती है, सीधे संपर्क में नहीं आता है रक्त, अधिक दक्ष होता है, एनिलिडा और कॉर्डेटा। और खुले में कौन सा होगा, खुले में होगा जो है आपका, एग्जाम्पल क्या है इसमें, ऑर्थोपोडा और मोलस्क। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। फोर्थ है अब हमारा सममिति, यानी कि सिमेट्री, राइट। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सीधा सीधे से मतलब समझते हैं हम पहले। सिमेट्री का मतलब है कि अगर आप किसी चीज को किसी प्लेन से कट कर रहे हो तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है कि नहीं होती है, वही कहलाती है सिमेट्री। हमने किसी चीज को बोला वो बहुत ही ज्यादा इरेगुलर है, अनियमित है, तो हमने बोला कि इसके अंदर कोई सिमेट्री ही नहीं है। सिमेट्री का मतलब कहीं से भी उसको कट कर लो बट वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रही है, राइट। जैसे कि मान लीजिए हमारी बॉडी है, अब मैं हमारी बॉडी का एग्जाम्पल हूँ, तो अगर हमारी बॉडी को आप कहीं से भी कट कर देंगे तो क्या दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, आंसर विल बी नो, बिल्कुल नहीं होगी। बट अगर आप यहाँ से बीच से कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, एक कान इधर एक कान इधर। समझ में आ रही है मेरी बात। तो यही एक सिमेट्री है। बट जिसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है, कहीं से भी कट कर लो बट वो कहीं दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं हो रही है, दो समान भागों में विभाजित ही नहीं हो रही है, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है एसिमेट्री को। अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए सममिति का मतलब शरीर सममिति, शरीर के विभिन्न भागों के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात दिशाओं में समानता होती है। शरीर के विभिन्न क्षेत्रों, शरीर के विभिन्न भागों तथा दिशाओं में क्या है, दिशाओं में समानता है। अब इसके आधार पर इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, सबसे पहले आते हैं एसिमेट्रिकल असममित, अर्यसममित, और तीसरे आते हैं एक द्विपार्श्व सममित, जो हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो अ का मतलब क्या होता है, तो देखो अ का मतलब है असमान। क्या है अ का मतलब, अ का मतलब है असमान, यानी कि जिसके अंदर किसी भी समान प्रकार की सममिति ही नहीं है, वो दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड ही नहीं करेगी। यानी कि जब शरीर किसी तल द्वारा समान अर्ध भागों में विभाजित नहीं होता है तो ये क्या कहलाती है, असममित। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको, एसिमेट्री। एसिमेट्री का मतलब कहीं से भी कट कर लो, दो बराबर भागों में विभाजित नहीं होती है, उसी को क्या बोला जाता है, असममित। एग्जाम्पल क्या है, स्पॉन्ज यानी कि पॉरीफेरा, ठीक है। फाइलम संघ जो हमने बताया था ना आपको, पॉरीफेरा, उसमें ये पाई जाती है।
सेकंड देखते हैं हम अरीय सममिति। अरीय का मतलब रेडियल सिमेट्री। इसका मतलब है कि अगर आप इसको किसी एक तल से डिवाइड कर रहे हो तो वो दो इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड कर रही है। किसको? बॉडी को। जैसे कि सदस्य का शरीर ऊपर से नीचे तक केंद्र से होकर गुजरने वाली, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, देखिए कौन सी याद करनी है आपको। केंद्र से होकर गुजरने वाली किसी भी तल द्वारा समान अर्ध भागों में विभाजित। समझ में आई बात? यानी कि सेंट्रल एक्सिस की बात कर रहे हैं हम, केंद्र से। अगर केंद्र से आप उसको डिवाइड करोगे बॉडी को तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ये अरीय सममिति का क्या है, ये अरीय सममिति का क्या है, डायग्राम दिया हुआ है आपको, एनसीईआरटी का है। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, राइट। एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये जो फर्स्ट डायग्राम दिया हुआ है इसका, ये अरीय सममिति यानी कि रेडियल सिमेट्री, राइट। यानी कि अब जब ये मेनली काइनोडर्म्स में भी पाई जाती है, तो जब आप सिंगल सेंट्रल एक्सिस से इसको डिवाइड करोगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसी को ही बोला जाता है अरीय सममिति। समझ में आ गई बात? ये किसमें पाई जाती है? सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्म, जिसमें कि स्टारफिश आती है, राइट। तो इसमें पाई जाती है। किस किस में? सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्म्स में ये प्रेजेंट होती है। कौन सी? अरीय सममिति यानी कि रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की बात हम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व का मीनिंग क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री। द्वि का मतलब क्या है? दो। यानी कि दो का मतलब ये है कि ये दो बराबर भागों में, बट यहाँ पर कंडीशन है कि एक ही तल से आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था केंद्र से होकर गुजरने वाली, ऊपर से नीचे तक केंद्र से होकर गुजरने वाली किसी भी तल द्वारा दो समान भागों में विभाजित कर देगी। बट यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर शरीर जो है, शरीर को केवल एक ही तल द्वारा दो समान अर्ध भागों में विभाजित किया जाता है। एक ही प्लेन से। देखिए, ये द्विपार्श्व सममिति का क्या है? ये द्विपार्श्व सममिति का क्या है? ये द्विपार्श्व सममिति, वेट अ सेकेंड एवरीवन, केवल एक तल द्वारा दो समान अर्ध भागों में विभाजित किया जा सकता है। बात समझ में आ गई आपको? तो क्या बोला हमने आपको? हमने बोला आपको कि यहाँ पर शरीर एक ही तल द्वारा एक ही प्लेन से डिवाइड होगा और दो समान अर्ध भागों में विभाजित होगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूं, यहाँ से कट कर दूं, ठीक है, यहाँ से कट कर दूं, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। आपको इसके लिए इसको बीच से ही कट करना पड़ेगा। यानी कि एक ही तल से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, जब ही ये दो समान अर्ध भागों में विभाजित होगा। समझ में आ रही है बात मेरी? ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है इसका? एनिलिडा और ऑर्थोपोडा। एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के अंदर क्या कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? तो मैम द्विपार्श्व सममिति यानी कि बायलेटरल सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट होती है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम आपका किसका है? ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, डायग्राम दे दिया, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि बताइए इसमें कौन से टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट है। तो आंसर विल बी, या फिर आपसे पूछ ले सकते हैं कि किसी का भी एग्जाम्पल दे दिया और बताइए किसके अंदर कौन सी सिमेट्री पाई जा सकती है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। जनन स्तर। जनन स्तर, जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या होती है? तो देखिए, जर्म लेयर का मतलब है कि जिसके द्वारा आगे हमारा पूरे अंग तंत्र की संरचना हो रही है। अंग तंत्र का मतलब आप कहेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप आगे पढ़ेंगे कि जब एक स्टेज आती है, जब एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का
डेवलपमेंट होता है, भ्रूण परिवर्धन होता है, तो वहाँ पे एक स्टेज आती है गैस्ट्रुला भवन, गैस्ट्रुलेशन। वहाँ पर 3 जर्म लेयर का निर्माण होता है। 3 जर्म लेयर कौन कौन सी होती है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ये 3 जर्म लेयर का यानी कि जनन कलाओं का निर्माण होता है। परिणाम स्वरूप आगे क्या होता है? इनका जो पूरा अंग होता है, पूरा अंग का मतलब कह सकते पूरा सिस्टम, राइट, पूरा ऑर्गन सिस्टम जो है, पूरा शरीर की बात अगर मैं करूं तो इन 3 लेयर्स के द्वारा हमारे शरीर की संरचना बनती है। यानी कि सबसे पहले आप क्या बनता है? निषेचन होता है ना। सबसे पहले क्या होता है? निषेचन होता है। क्रोमोसोम्स, शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से क्या होता है? निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद में क्या होता है? इस चैप्टर को वैसे आप 12th में पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको जर्म लेयर को समझाने के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, राइट। तो शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। परिणाम स्वरूप युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। और फिर वो जायगोट के बाद में क्या स्टार्ट होता है? उसके अंदर विदलन, इंग्लिश में बात करूं तो मैं क्लीवेज, राइट। तो इसका निर्माण होता है और फाइनली धीरे धीरे तरीके से उसके अंदर कोशिकाओं का विभाजन होता है। अब एक स्टेज आती है वहां पे बच्चों, गैस्ट्रुला भवन नामक एक स्टेज आती है। बोल सकते हैं अब स्टेज ही, हिंदी में टर्म याद नहीं आ रही अभी, बट तो गैस्ट्रुला भवन नामक अवस्था, राइट, हिंदी में बोलते हैं उसका अवस्था या फिर स्टेज। तो गैस्ट्रुला भवन नामक अवस्था आती है जिसमें 3 जर्म लेयर का निर्माण होता है। कौन कौन सी होती है वो? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। उसी के आधार पर हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है, वर्गीकृत किया है। कैसे? देखिए बेटा, एक होते हैं द्विकोरकी और एक होते हैं त्रिकोरकी। तो सबसे पहले जनन स्तर, कोशिकाओं के प्राथमिक स्तर होते हैं जो जंतु भ्रूणों में गैस्ट्रुला निर्माण अवस्था पर विभेदित होते हैं। बात समझ में? अभी जस्ट मैंने आपको बताया गैस्ट्रुला भवन के अंदर 3 जर्म लेयर का निर्माण होता है। यह जनन पूर्ण निर्मित सदस्य के सभी ऊतकों और अंगों को उत्पन्न करते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो 3 जर्म लेयर होती है यही क्या करती है? पूरी कंप्लीट बॉडी का आगे फॉर्मेशन करती है। तो इसके बेसिस पे 2 टाइप के होते हैं, द्विकोरकी और त्रिकोरकी। द्विकोरकी को मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ यहाँ पर, डिप्लोब्लास्टिक, और त्रिकोरकी को बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, राइट। ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो एक होते हैं डिप्लोब्लास्टिक और दूसरे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जो द्विकोरिक होते हैं, द्विस्तरीय, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर केवल 2 जनन स्तर पाए जाते हैं। जो 2 जनन स्तर पाए जाते हैं, 2 जनन स्तर का मतलब क्या है? बाह्य चर्म एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म यानी कि अंतःचर्म। तो मैंने अभी अब आपको बताया कि 3 जर्म लेयर का निर्माण होता है, यानी कि जर्म लेयर का मतलब क्या है? 3 जनन स्तर का निर्माण होता है। बट जिनमें केवल 2 जनन स्तर का निर्माण होता है उनको बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक यानी कि द्विकोरकी। और जिनके अंदर 3 जर्म लेयर का निर्माण होता है यानी कि बाह्यचर्म, मध्यचर्म और अंतःचर्म। मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देती हूँ, एक्टोडर्म, मध्यचर्म को बोला जाता है मीसोडर्म और अंतःचर्म को बोला जाता है एंडोडर्म, राइट, एंडोडर्म। फाइन। तो देखिए यहाँ पर त्रिकोरकी का मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिनके अंदर 3 जर्म लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये 3 प्रकार की जर्म लेयर इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल है यहाँ पे सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोर।
टीनोफोरा। तो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में कौन से होते हैं? द्विकोरकी, यानी कि केवल 2 जर्म लेयर ही बनेगी। कौन कौन सी बनेगी? एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही बनेगी। बट त्रिकोरकी का मतलब 3 का मतलब 3 जर्म लेयर। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एग्जाम्पल पूछे जाएंगे तो क्या बताएंगे आप? प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक, यानी कि चपटे क्रमी से लेकर कॉर्डेटा तक कौन से होते हैं? वो त्रिकोरकी, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट बात करते हैं हम, चलिए, तो यहाँ पे यही एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी डायग्राम है ये। फाइन, तो देखिए ये क्या है, एक चीज आपको बतानी थी मुझे, ये है, ये जो आपको बना रखे हैं, ये है बाह्यस्चर्म यानी कि एक्टोडर्म, दिस इज एक्टोडर्म, एंड दिस इज एंडोडर्म। तो अभी हमने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया जिनके अंदर द्विकोरकी यानी कि जिनमें कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट है, राइट। तो यानी कि जिनमें कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म ये प्रेजेंट है, केवल किसमें प्रेजेंट है? इसमें, ए वाले डायग्राम में दिख रही है आपको, ये वाला तो अलग है, ये वाला कौन सा है? जिसमें कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म भरी हुई है। तो यानी कि ये कौन सा है? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको? द्विकोरकी। द्विकोरकी जिनमें कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही प्रेजेंट होती है। अब एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होती है तो उनके बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, एक गुहा पाई जाती है, और वो गुहा किसके द्वारा भरी होती है? एक फ्लूइड के द्वारा भरी होती है, जिसको बोला जाता है मेसोग्लिया, राइट। तो ये जो आपको ये जो नजर आ रहे हैं, ये जो कैविटी प्रेजेंट होती है, तो इनके अंदर क्या पाया जाता है? इनके अंदर मेसोग्लिया नामक एक द्रव्य पाया जाता है। किसके अंदर? द्विकोरकी के अंदर। तो फटाफट से रिकॉल करते हैं हम, द्विकोरकी प्राणी वे प्राणी हैं जिनमें की क्या प्रेजेंट होती है? जिनमें की एक्टोडर्म एंडोडर्म प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा आपके इसमें? एग्जाम्पल आ जाएगा आपके इसमें सिलेंट्रेटा और टीनोफोर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें ये वाला डायग्राम, इस वाले डायग्राम में देखिए ये आउटर लेयर है बाह्यस्चर्म, एक्टो का मतलब जो कि बाहर प्रेजेंट है, एंडो का मतलब जो अंदर प्रेजेंट है, और मेसो का मतलब क्या है? जो कि मिडल में प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं तो देखिए ये वाली कौन सी बन जाएगी? एक्टोडर्म, ये वाली बन जाएगी मेसोडर्म, और ये बन जाएगी सबसे अंदर वाली एंडोडर्म, यानी कि अंतःचर्म। अंतःचर्म एंडोडर्म, बाह्यचर्म एक्टोडर्म, और सबसे बीच वाली मध्यचर्म। तो जिसके अंदर ये देखिए ये बाहर वाली है, ये सबसे अंदर वाली है, और जो रेड वाली आपको नजर आ रही है ये है मेसोडर्म यानी कि मध्यचर्म। किसमें पाई जाएगी ये किसमें पाई जाएगी? तो ये पाई जाएगी प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक के प्राणियों के अंदर। क्या बोला जाएगा उनको? त्रिकोरकी बोला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी, तो ये बात आपको समझ में आ गई होंगी, राइट। तो देखिए नेक्स्ट, प्रगुहा, सीलोम या देह गुहा, ये किन किन में पाई जाती है? तो प्रगुहा और सीलोम का मतलब है कि बॉडी कैविटी और गट के बीच में जो गुहा पाई जाती है उसको बोला जाता है सीलोम, राइट। तो प्रगुहा या सीलोम वह देह गुहा है जो कि मध्यचर्म द्वारा आश्रित होती है तथा प्रगुहा द्रव्य से भरी होती है। वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है सीलोम। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, इसके आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अप्रगुहीय, कूट प्रगुहीय और सुप्रगुहीय, यानी कि सीलोमेट्स। एसीलोमेट जिनमें की क्या होगी?
वे जंतु जिनमें प्रगुहा ही नहीं पाई जाती है, वे जंतु जिनमें की प्रगुहा नहीं पाई जाती है वो क्या कहलाएंगे? अ का मतलब एब्सेंट है, ए का मतलब एब्सेंट, जिनमें की प्रगुहा ही वो नहीं पाई जाएगी तो वो होंगे एसिलोमेट। एग्जाम्पल चपटे कृमि या फिर प्लेटीहेल्मिन्थीस। नेक्स्ट होता है कूटगुहीय। कूटगुहीय का मतलब मैं आपको डायग्राम से भी दिखा देती हूँ। फाइन, तो देखिए ये जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो द डायग्राम ऑफ द एनसीईआरटी। फाइन, एनसीईआरटी मूल मंत्र है ना, एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी आप कुछ भी मानना चाहते हैं, आपकी बाइबल, कुरान, रामायण, महाभारत, जो भी आप समझते हैं, या आपकी फेवरेट बुक, व्हाटएवर, कोई नोवेल है, जो भी आप समझना चाहें एनसीईआरटी को फिलहाल तो आपको 11th में, 12th में, और जब आप नीट एस्पायरेंट्स हैं, जब आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी को साथ में लेके रखना है हमेशा, ताकि आप एनसीईआरटी को हमेशा पढ़ पाओ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले दिया हुआ है स वाला, अगुह्य का अनुप्रस्थ रेखा चित्र, यानी कि क्या है ये है एसिलोमेट। एसिलोमेट यानी कि अगुह्य। अगुह्य का मतलब जिनमें कि प्रगुहा नहीं पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर पूरा कोई स्पेस नहीं है, कोई गुहा उपस्थित नहीं है, इसलिए कौन से है? एसिलोमेट प्राणी है। बट नेक्स्ट देखिए कूटगुह्य यानी कि सूडोसिलो, वे जंतु जिनमें भ्रूण की ब्लास्टोसील यानी कि कोरक गुहा से व्युत्पन्न कूट प्रगुहा कैसी होती है? आभासी होती है। तो इसका मतलब क्या है? यानी कि इसका मतलब है कि जो कैविटी है इसके अंदर पाउचेस के फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है। दिख रही है आपको? देखो यहाँ पे तो कोई कैविटी ही नहीं थी, इसलिए हमने इसको क्या बोला था? एसिलोमेट बोल दिया था। बट यहाँ पर क्या है? कैविटी पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि आधे तरीके से प्रेजेंट है। बात समझ में आई? तो इसलिए इनको क्या बोला जाएगा? कूटगुह्य। कूटगुह्य का मतलब क्या है? सूडोसिलोम। सूडोसिलोम, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखिए सप्रगुह्य। सप्रगुह्य का मतलब क्या है? सिलोमेट। सिलोमेट का मतलब जिनमें की क्या पाई जाती है? वास्तविक प्रगुहा पाई जाती है। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सिलोमेट प्राणी। देखिए यह है सिलोम, सिलोमेट। दीज आर दी सिलोमेट्स। तो यहाँ पर आपको प्रगुह्य जिनमें क्या है? कैविटी, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो गुहा है वही बोली जाती है गुहा, यानी कि सिलोम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गुहा उपस्थित है। अर्थात ये प्राणी कैसे होते हैं? ये प्राणी होते हैं प्रगुह्य यानी कि सिलोमेट। बट जिनमें पाउचेस की फॉर्म में है वो होते हैं कूटगुहिक यानी कि सूडोसिलोमेट। और जिनमें कि सिलोम ही नहीं है, अनुपस्थित है, उसको क्या बोला जाता है? एसिलोमेट यानी कि अगुह्य। एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है एसिलोमेट के अंदर चपटे कृमि, कूटगुह्य के अंदर है गोलकृमि, और प्रगुह्य के अंदर है, सिलोमेट के अंदर है एनलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम खंडी भवन यानी कि सेगमेंटेशन। नाम से ही पता पड़ रहा है आपको, खंडी भवन यानी कि जिसके खंड किए जा सके, जिसकी बॉडी को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया जा सके, दे विल बी कॉल्ड एज द सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म, यानी कि खंडी भवन। वे प्राणी जिनकी बॉडी या फिर जिनका शरीर खंडों में विभाजित हो जाता है, खंडी भवन जिनमें पाया जाता है, वही कहलाते हैं खंडी भवन प्राणी यानी कि सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म। तो देखिए क्या होता है बेटा, एक खंड का मतलब सेगमेंट्स। तो देखिए यहाँ पर क्या होते हैं ये खंडी भवन। तो खंडी भवन का मतलब क्या है? खंडी भवन का मतलब है जिनमें एक समान
खंडी भवन शरीर रूप का एक प्रकार है जिसमें एक समान या रूपांतरित संरचनाओं वाली इकाइयों का सही अनुक्रम होता है। समझ में आ रही है बात, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? देखो यहाँ पर डायग्राम आपको नजर आ रहा है केचुए का, अर्थवर्म का, ठीक है, अर्थवर्म। अर्थवर्म केचुए का डायग्राम आप देख सकते हैं। तो देख रहे हो इसकी बॉडी पर ये सारे सेगमेंट्स में कलर चेंज करती हूँ, अदरवाइज रेड रेड आपको नजर नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये इनकी बॉडी पे ये क्या है, सेगमेंट्स प्रेजेंट है। देख रहे हैं, ये देखो सेगमेंट्स आपको इनकी बॉडी पर नजर आ रहे हैं। यहाँ से लेके पूरी बॉडी तक यहाँ पर ये सेगमेंटेड है इनकी बॉडी, ठीक है। तो ऐसे प्राणी जिनकी बॉडी में खंडी भवन या सेगमेंटेशन पाया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, खंडी भवन प्राणी। तो यह 3 जंतुओं में 3 संघों में पाया जाता है। कौन कौन से? एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा। अर्थवर्म एनिलिडा में ही आएगा, हम आगे बढ़ेंगे हालांकि। तो एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा, तो इनमें ये क्या, इनमें जो है ये खंडी भवन सेगमेंटेशन पाया जाता है। डायग्राम में हम अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए विखंडी, मेटामेरिक खंडी भवन या वास्तविक विखंडी भवन खंडी भवन का ही एक प्रकार होता है जिसमें बाह्य विभाजन और आंतरिक विभाजन तदनुरूप होता है। मेटामेरिक यानी कि पूरी तरीके से जो बॉडी बाहरी तरीके से और आंतरिक तरीके से पूरी तरीके से सेगमेंटेड होती है, तो उसी को बोला जाता है विखंडी या मेटामेरिक या वास्तविक विखंडी भवन। समझ में आ गई बात? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट इसमें एग्जांपल हमने देख ही लिया, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम नोटोकॉर्ड यानी कि पृष्ठरज्जु। पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड, हिंदी में बोला जाता है इसको पृष्ठरज्जु और इंग्लिश में बोला जाता है इसको नोटोकॉर्ड, राइट। तो देखिए बेटा, शलाका रूपी पृष्ठरज्जु मध्य त्वचा से उत्पन्न होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखनी है आपको। तो नोटोकॉर्ड जो होती है वो किससे, उसका ओरिजिन होता है मेसोडर्म से, राइट। इंपॉर्टेंट है, सो यू मस्ट बी लर्न दिस थिंग, राइट। तो याद रखिए इस चीज को, इंपॉर्टेंट। आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख दिया तो बाकी अभी तक जो पढ़ाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं एंड कंटिन्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में, अगर आपने नहीं देखा है या नहीं देखेंगे तो आप जरूरी से ये लेक्चर जरूर देखिएगा, बिकॉज इंट्रोडक्शन है। अगर इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आया तो आगे की फर्दर चीजें हो सकता है कंपैरेटिवली कम समझ में आए। ऐसा तो हम कहेंगे नहीं कि नहीं समझ में आएगी, समझ में आएंगी बट कम समझ में आएंगी, बिकॉज ये सारी जो टर्म्स हैं वो आगे रिपीटेटिव मैनर में आती जाएंगी, कंटिन्यू रिपीटिशन चलता जाएगा। क्योंकि हम बोलेंगे इनमें इस प्रकार की समिति है, इस प्रकार के प्राणी हैं ये, तो अगर आपको समिति ही नहीं पता तो आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नोटोकॉर्ड, पृष्ठरज्जु। तो नोटोकॉर्ड सबसे पहले किससे उत्पन्न होती है? तो उत्पन्न होती है मेसोडर्म से, यानी कि मध्य त्वचा से ही उत्पन्न होती है। जो भ्रूणीय परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती है। कहां पर बनती है ये? पृष्ठ सतह में बनती है। अब इसके आधार पर जीवों को 2 भागों में फिर से बांट दिया। कौन कौन से? तो वो होते हैं रज्जु की और एक होते हैं अरज्जु की। समझ में आई बात? रज्जु की का मतलब कॉर्डेट, जिनमें की नोटोकॉर्ड पाई जाती है, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे जिनमें की रज्जु की पाई जाती है कॉर्डेट्स, और जिनमें रज्जु की नहीं पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे आप? अरज्जु की यानी कि नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। तो रज्जुकी का मतलब क्या समझे आप?
पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणी, पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणी जिनमें की रज्जु की प्रेजेंट है, कि रज्जु की का मतलब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। तो द ऑर्गेनिज्म, वे ऑर्गेनिज्म या फिर वे जंतु जिनमें रज्जु की पाई जाती है उनको बोला जाता है रज्जु की यानी कि कॉर्डेट्स, और जिनमें की पृष्ठ रज्जु नहीं पाई जाती, रहित का मतलब, रहित का मीनिंग क्या है, एब्सेंट, रहित का मतलब एब्सेंट, जिनमें की नहीं पाई जाती है। अ का मतलब एब्सेंट, नहीं पाई जाती है, क्या नहीं पाई जाती है, नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, तो उनको क्या बोला जाएगा, अरज्जु की। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे मैंने डिवाइड कर देती हूँ रज्जु की, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अरज्जु की, यानी कि जिनमें की नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी यानी कि उपस्थित होगी, वो होंगे रज्जु की, और जिनमें की नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होगी वो कौन से होते हैं, वो होते हैं अरज्जु की प्राणी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल क्या है, पॉरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक कैसे होंगे, अरज्जु की। बाकी जो हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट होते हैं उनमें तो उनमें तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती ही है, तो उनको क्या बोलेंगे हम, उनको बोलेंगे हम रज्जु की यानी कि कॉर्डेट। बट जिनमें रज्जु की नहीं है, कॉर्डेट नहीं है, उनको क्या बोलेंगे हम, अरज्जु की प्राणी। अरज्जु की का मीनिंग क्या है, जल्दी से बताइए, नॉन कॉर्डेट, राइट, नॉन कॉर्डेट यानी कि अरज्जु की प्राणी। यहाँ पर रज्जु की विशिष्टता जब आप कॉर्डेटा पढ़ेंगे, ये डायग्राम मैंने वहां से पिक किया है, बट आपको ये नोटोकॉर्ड होती क्या है, ये है पृष्ठ रज्जु, राइट, दिस इज पृष्ठ रज्जु जो कि पृष्ठ सतह पर उपस्थित है, ये जो आपको नजर आ रही है, दिस वन, राइट, यह है पृष्ठ रज्जु। ये आगे आपको डायग्राम दिया हुआ है, बट नोटोकॉर्ड बताने के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए डायग्राम इनकॉर्पोरेट किया है। ये क्लोम छिद्र होते हैं, गुदा पश्च पुच्छ, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हमारी। तो नोटोकॉर्ड, आई थिंक आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो रज्जु की यानी कि नॉन कॉर्डेट्स कौन से होते हैं, पॉरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक अरज्जु की होते हैं। सो फाइन, लास्ट स्लाइड ऑफ द डे, राइट। तो हमारे फर्स्ट लेक्चर की लास्ट स्लाइड है, ये आपके एनसीईआरटी का ही है। सोर्स क्या है इसका, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इसका सोर्स है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूरे तरीके से दिया हुआ है, ऑल्दो हमने कंप्लीट कर लिया। तो सबसे पहले प्राणी जगत, प्राणी जगत में क्या आएंगे, एनिमेलिया, बहुकोशिकीय होते हैं। संगठन के स्तर पे हमने उनको अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। ये सम्मिति दी हुई है, ये प्रग हुआ है, और ये क्या है, संघ, यानी कि ये सारे फाइलम जो मैंने आपको बताया था, पी सी सी, नाइडेरिया, सिलेंट्रेटा, ऑल दो सेम ही है। पी सी सी पी, ये हो गया ट्रिपल ए, एम ई एच, और ये सी, फाइन। तो देखिए कोशिकीय स्तर किसमें पाया जाता है, पॉरीफेरा में। ऊतक स्तर, अब ऊतक स्तर अंग तंत्र किसमें पाए जाते हैं, ऊतक स्तर अंग तंत्र। आगे अगर हम इसको सम्मिति यानी कि सिमेट्री के बेसिस पे आगे करेंगे तो कौन कौन से हो गए इसमें, अरिया और द्विपार्श्व। अरिया किसमें पाई जाती है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में, और द्विपार्श्व, अब द्विपार्श्व में भी हमने आपको 3 बताए थे, कौन कौन से, द्विपार्श्व तो सिमेट्री है, इन सभी में द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है, और इनमें क्या पाई जाती है, अरिया सम्मिति। बात समझ में आ रही है आपको। तो द्विपार्श्व का मतलब क्या है, बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। और ये क्या है, रेडियल, दिस इज रेडियल सिमेट्री। यह है एसिलोमेट, अगुहीय, अगुहीय का मतलब एसिलोमेट, तो ये किसमें होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। प्लेटीहेल्मिन्थीज कैसे होते हैं,
एसिलोमेट, जिनमें की गुहा नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं द्विपार्श्व में, ये पूरे आते हैं, द्विपार्श्व में सारे हैं जिनमें की बायलेटरल सिमेट्री है। बायलेटरल का मतलब जिनकी बॉडी एक ही प्लेन से आपको कट करनी पड़ेगी, फाइनली वो 2 बराबर भागों में बटेंगे। तो नेक्स्ट देखिए कूट गुहिया यानी कि कूट गुहा सूडोसिलोम किस में पाई जाती है? एस्के हेलमिंथीज में, राउंड वर्म यानी कि गोल कृमि में पाई जाती है। नेक्स्ट सत्य गुहा युक्त गुहिया यानी कि किस में पाई जाती है? ये एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा में, यानी कि सिलोमेट, जिसकी हमने बात आपसे की थी। फाइन। इकाइनोडर्म्स यहाँ पे स्टार में दिया हुआ है, इकाइनोडर्मेटा का तो देख लीजिए। इकाइनोडर्म्स में जीवन चक्र की अवस्था के अनुसार अरीय या द्विपार्श्व सममिति पाई जाती, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। तो देखिए इसमें अरीय तथा द्विपार्श्व सममिति किसमें बात की जा रही है? इकाइनोडर्म्स में। तो इस इकाइनोडर्म्स का आपको जो है ध्यान रखना है। मैं इसको यहाँ पे भी हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप याद रखें इसको, इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा में मैं आपको बताऊंगी जब हम इकाइनोडर्म्स पे आएंगे। स्टारफिश आती है इसके अंदर, जब हम उसमें पढ़ेंगे तो उसमें जीवन चक्र के अनुसार उनके अंदर सममिति पाई जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पूरे जीवन चक्र में एक ही सममिति नहीं पाई जाती है। ठीक है, अडल्ट में यानी कि वयस्क में और स्टार्टिंग के जीवन चक्र में अलग अलग प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है रेडियल, अरीय और द्विपार्श्व सममिति इसमें पाई जाती है। तो भाई आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों आज हमने हमारे एनिमल किंगडम के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने केवल बेसिक्स कवर किए हैं। फाइन, बेसिक्स पे ही आज हमने डील की है। और अगर ये फिर से बोल रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के बारे में आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो तब तक के लिए इस स्लाइड को, इस वीडियो को आपको बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़नी है, ताकि इन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा के बारे में हम फर्दर मूव करेंगे और 1 बाय 1 हम आगे सारे फाइलर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। बात समझ में आ गई आप सभी को? सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड तब तक के लिए इस वाले लेक्चर को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। तो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।